सभी को नमस्कार। मैं देवकीनंदन सारा एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम फलन की सीमा के दूसरे वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि फलन क्या होता है। ठीक है, फलन क्या होता है, फलन का प्रांत। मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी बेसिक कि एक तो फलन क्या है, उसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसका प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है। उसके अलावा हमने कुछ सेट्स के बारे में और कुछ जो नंबर्स होते हैं, संख्या होती है, उनको भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये सब हम इससे जो पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि फलन को किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि इसको जनरली f(x) से प्रदर्शित करते हैं। और किसी फंक्शन का, किसी फलन का प्रांत क्या होता है, तो प्रांत उसकी x की जो वैल्यू होती है वो उसका प्रांत होता है, जो वैल्यू हम रख सकते हैं। ठीक है, नियम के अनुरूप। ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक रियल नंबर लें, एक वास्तविक संख्या लें, तो x क्या होगा, x का जो प्रांत होगा वो होगा सभी वास्तविक संख्याएं। मतलब x की जगह हम कोई सी भी वास्तविक संख्या को रख सकते हैं। फिर हमने परिसर के बारे में बात की थी। परिसर क्या होता है, x की जो वैल्यू रखते हैं उसके संगत y की जो वैल्यू मिलती है उसे हम परिसर कहते हैं। ठीक है, फलन का परिसर क्या होता है, x की वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू मिलती है, जहाँ से जहाँ तक मिलती है, उस रेंज को ही क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। किसकी परिसर होती है, इस दिए गए फलन की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और हमने ये भी पढ़ा था कि सेट क्या होता है। सेट संग्रह होता है। क्या होता है, एक सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह। हम अपने डेली लाइफ में कई संग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कोई टीचर स्कूल जाता है तो वो किस संग्रह को पढ़ता है, रजिस्टर में लिखे हुए स्टूडेंट्स के नामों को। तो स्टूडेंट्स के जितने भी नाम हैं, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 25 से 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उनका नाम एक क्या है, एक संग्रह है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह। एक क्लास के बच्चे हैं वो भी एक संग्रह है। एक पूरे कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो भी एक क्या है, संग्रह। तो जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुपरिभाषित संग्रह और जो ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित नहीं है उसमें क्या फर्क होता है। तो मान लीजिए कोई दिया गया समुच्चय है, मान लीजिए ए। क्या है, ए है बीएम स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के नाम। ठीक है, तो एक स्कूल है, मान लीजिए उसका नाम है बीएम स्कूल। ठीक है, तो ये एक सेट है, एक संग्रह है जिसमें हमें क्या लिखना है, इस संग्रह में हमें लिखना है कि बीएम स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके क्या नाम है। तो ये एक कैसा संग्रह है, यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। मतलब हमें पता है कि अगर कोई इसका संग्रह बनाएगा, कोई नाम लिखेगा, तो वो बीएम स्कूल के बच्चों के ही नाम लिखेगा, दूसरे स्कूल के नहीं लिखेगा। तो ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। और एक मैं आपको असुपरिभाषित संग्रह का उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी से पूछ लेता है कि सबसे 10 प्रतिभाशाली गणितज्ञों के नाम बताओ आज के। ठीक है, कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली गणितज्ञों के नाम बताओ, तो अलग अलग आदमी इसका अलग अलग जवाब देगा। ठीक है, क्योंकि कोई किसी और व्यक्ति को मतलब अधिक योग्य मानता है तो वो उसका नाम बताएगा। और जो दूसरा व्यक्ति है, किसी और दूसरे व्यक्ति से हमने पूछा कि सबसे अच्छे गणितज्ञ का नाम बताओ, 10 नाम बता दो, तो वो अलग जवाब देगा। तो ये एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आ गया आपको। तो जो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेट। इसके अलावा हमें संख्या पद्धति भी के बारे में भी जानना होगा। संख्या पद्धति क्या होती है, नंबर सिस्टम्स। तो हम जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंटों, जो संख्याएं होती है वो कई प्रकार की होती है। मैं आपको बस एक बेसिक बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर क्या है,
कलन का चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम फलन की सीमा को पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए संख्याओं के बारे में। तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है। किससे? 1 से। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये चलती ही जाएंगी, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 और ये चलती ही जाएंगी। इन्हें बड़े n से व्यक्त करते हैं, मतलब जो इनका समुच्चय होगा उसको किससे प्रदर्शित करेंगे? उसको बड़े n से प्रदर्शित करेंगे। फिर अगला है पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6। तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं में क्या फ़र्क है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। ये हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तब से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हम सेट के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तो इसके बाद है परिमेय संख्याएं। तो आपने परिमेय संख्याओं भी पढ़ रखी होगी, जैसे कि ये सब किसके उदाहरण है? ये परिमेय संख्याओं के उदाहरण है, ठीक है। तो इनका जो समुच्चय होता है उसे हम Q से, बड़े Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ भी आपको बड़ा Q दिखे तो आप वहाँ जान लेना कि ये कौन सा सेट है? परिमेय संख्याओं का सेट है। फिर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के जो सेट है उसे हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। अब ये बताऊं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग करते ही हमें क्या आ जाए? एक प्लस वाली संख्या आ जाए, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर आ जाए, तो ये कैसी संख्या है? ये एक वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं की परिभाषा है किसी संख्या का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर अगर धनात्मक संख्या आ जाती है तो उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। और धन पूर्ण संख्याएं। तो जो पूर्णांक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो पूरे नंबर होते हैं, जैसे कि ये 1.1 1.2 ये पूरे नंबर नहीं है, और 1 2 3 4 ये बिना दशमलव वाले, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर है। तो ये कैसे नंबर है? ये पूर्णांक है, ठीक है। ये होते हैं धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? ऋणात्मक। तो पूर्णांक दो तरह के होते हैं, एक तो धनात्मक, दूसरे ऋणात्मक। धनात्मक में मैं उदाहरण दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक की बात करें तो -3 -2 -4 ये सारे जो पूर्णांक है, जो पूरे अंक हैं, वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक है उन्हें हम Z+ से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और जो धन परिमेय संख्या है उनको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो परिमेय संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो धन परिमेय संख्याओं को Q+ से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? Q+ से। फिर बात होती है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो जो धन वास्तविक संख्याएं होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो वास्तविक संख्याओं को हमने प्रदर्शित किया है कैपिटल R से। तो धन वास्तविक संख्याओं को हम प्रदर्शित करेंगे R+ से। तो ये कुछ समूह संख्याओं का के जो सेट होते हैं उनका उदाहरण है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, वो है फलन की सीमा। तो फलन की सीमा क्या होती है उससे पहले हमें फलन क्या होता है वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता दिया है। कुछ संख्याओं का के बारे में भी आपको बता दिया है। फलन की सीमा बिल्कुल इन जो सेट है जो उससे बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। और ये हमारी कौन सी यूनिट में आएगा? तो जो कलन है कैलकुलस, उस यूनिट के अंदर ये पहला ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले टॉपिक को पढ़ेंगे, फलन की सीमा। तो फलन की सीमा पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि फलन की सीमा होती क्या है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम फलन की सीमा क्या होती है इसको समझने के लिए एक उदाहरण से इसको समझेंगे। तो ये एक फलन हमें दिया गया है f(x) = x², ठीक है। तो हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं। किसकी वैल्यूज़? x की वैल्यू और उसके
संगत f(x) की वैल्यू, पहले हम x की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे और उसके संगत हम x की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2। तो -2 रखने पर -2 इंटू -2 ये कितना आता है, 4 के बराबर आता है। ठीक है, तो -2 रखने पर हमें f(x) की वैल्यू कितनी मिली, 4। माइनस का रखो या प्लस का रखो, हमें तो बस ये एक लिमिट को समझना है कि लिमिट है क्या। तो पहले अब 2 रखो तब भी क्या आएगा, तब भी हमें f(x) की वैल्यू 4 मिलेगी। फिर 1 रखो, 1 रखते ही वापस क्या मिला, हमें 1 मिल गया। अब रखो 0.50 तो हमें मिला 0.25, मतलब इसका आधा मिला। ठीक है, समझ गए आप। तो ये रखने पर ये आधा f(x) की वैल्यू आधी हो गई। अब 0.4 रखते ही ये f(x) की वैल्यू और भी कम हो गई। फिर 0.10 रखो, तो 0.10 रखने पर ये और भी कम हो गई, इससे देखो कितनी कम है। ठीक है, फिर हमने ये रखा तो ये और भी कम हो गई। और फिर जब हमने इसको कुल मिला के जब हम जैसे जैसे 0 के करीब लाते जा रहे हैं, इस पूरे को 0 के करीब लाते जा रहे हैं, पहले 2 था, 2 से 1 हुआ, फिर 1 से 0.5 हुआ, 0 से 5 4 हुआ, मतलब हम 0 की तरफ जा रहे हैं। तो f(x) भी किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, आया समझ में आपको, आप देख भी सकते हैं। जैसे जैसे ये वैल्यू x की वैल्यू 0 के करीब जा रही है, उसी तरह हमारा फलन ये भी 0 के करीब जा रहा है। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x टेंड टू 0। ठीक है, x 0 की तरफ जा रहा है तो इसे हमने लिखा x टेंड्स टू 0। इसका मतलब है x 0 की तरफ अग्रसर है। x 0 की तरफ जा रहा है, तो f(x) भी किसकी तरफ जा रहा है, f(x) भी 0 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो यही क्या है, लिमिट है। क्या है, लिमिट। और इसे हम इस तरह कहते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0, तो जो f(x) है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है। जैसे जैसे x 0 के करीब आ रहा है तो उस तरह f(x) की वैल्यू भी किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, यहीं से सीमा की परिभाषा शुरू होती है कि फंक्शन की या फलन की सीमा क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे व्यापक रूप में लिखें, जो सीमा हमें मिली है, जैसे हम 0 के करीब x को ले जा रहे थे तो f(x) भी 0 हो रहा था, तो उसे हमने इस तरह लिखा। अगर हम इसी को व्यापक रूप में लिखना चाहें तो x जब 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो f(x) इज टेंड टू L। ठीक है, व्हेन x इज टेंड टू 0 f(x) इज ऑल्सो टेंड टू L। तो ये L क्या है, f(x) की सीमा है। ठीक है, वो वैल्यू जो जिसकी तरफ f(x) बढ़ रहा है वो क्या होगी, f(x) की सीमा होगी। यहाँ पे हमने सीमा को किससे लिखा है, L से। तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, मतलब x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो f(x) बराबर क्या होगा, L के बराबर होगा, लिमिट इसकी लिमिट के बराबर होगा। तो यही है लिमिट की परिभाषा। आगे हम कई उदाहरण पढ़ेंगे जिससे हम लिमिट को और भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि लिमिट क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, कैसे निकालते हैं, वो सब हम जानेंगे। स्टूडेंट्स अब हम एक और उदाहरण की सहायता से फलन की सीमा को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा एक फलन है g(x) बराबर mod ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। g(x) एक फलन है जो किसके बराबर है, mod ऑफ x। ठीक है, x के मोड के बराबर है और x कभी भी 0 नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको प्रांत पढ़ा चुका हूँ, तो इसका जो प्रांत होगा x उसको हम 0 नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। 0 के अलावा हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि सवाल में उदाहरण में दिया गया है कि x बराबर नॉट इक्वल टू 0।
इसका मतलब x की जो वैल्यू है, x का जो मान है, उसे हम 0 नहीं रख सकते। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें ये वाला लाइन किसको शो करेगी, gx बराबर -x को। ठीक है, और ये वाली लाइन कौन से फंक्शन को शो करेगी, gx बराबर +x। ठीक है, तो यहाँ हम 0 नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते, 0। तो इस ग्राफ से ये स्पष्ट होता है कि ये जो x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि हमें x बराबर 0 नहीं रखना है, ये प्रश्न में दिया गया है। अगर हम gx की वैल्यू और x की वैल्यू निकालें अलग अलग मानों के लिए, मान लीजिए मैंने रखा 1 रखा तो gx कितना आया, ये भी 1 आया। मैंने रखा 0.5 तो ये भी कितना मिला मुझे, 0.5। ठीक है, और अब मैं रखता हूँ 0.0001 तो इधर भी मुझे कितना मिलेगा, 0.0001। ठीक है, 001। ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे ये 0 की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, या फिर इसका रिवर्स बोलना चाहिए था मुझे, जैसे हम x को 0 के करीब ले जाते हैं उसी तरह हमारा फलन gx, हमारा जो फलन है, फंक्शन है जिसका नाम है gx, वो भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी रखें तो भी 0 की तरफ बढ़ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रखें, x की वैल्यू को 0 के करीब लाएं तो हमारे फलन की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। तो लिमिट क्या होगी, तो लिमिट gx x 0 की तरफ अग्रसर है, x टेंड्स टू 0, तो ये किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। ठीक है, पर एक्चुअली लिमिट 0 के बराबर आएगी, क्योंकि जो सारे के सारे वैल्यूज़ है, सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो 0 की तरफ जा रही है, 0 के निकट है। ठीक है, 0 के करीब है। जैसे कि मैं यहाँ बहुत ही 0 के करीब वैल्यू रख दूँ, ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर मान लो आप, तो बहुत छोटी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वैल्यू भी 0 की तरफ बढ़ती ही जा रही है। तो लिमिट x अग्रसर है 0 की तरफ, x टेंड टू 0, तो gx बराबर आएगा हमारा 0। ओके, तो ये था दूसरा एग्जाम्पल जिसमें हमने फलन की सीमा क्या होती है उसको समझने का प्रयत्न किया और उसे निकाला भी सही। अब इसके बाद हम अगला उदाहरण डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि फलन की सीमा कितने तरह से अग्रसर होती है, किस किस डायरेक्शन में अग्रसर होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर x + 2, जहाँ x एलिमेंट ऑफ r, इसका मतलब ये है f(x) बराबर है x + 2 के, और x किसका अवयव है, मतलब x की जो वैल्यू है किसके अंदर से ली जा रही है, वास्तविक संख्याओं से ली जा रही है, सभी वास्तविक संख्याओं से। ठीक है, तो x किसका अवयव है, रियल नंबर्स का, वास्तविक संख्याओं का। तो x बराबर 0 पर LHL और RHL ज्ञात करो, मतलब लेफ्ट की लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की लिमिट और दाएं पक्ष की लिमिट ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बाएं पक्ष की लिमिट क्या होती है और दाएं पक्ष की लिमिट क्या होती है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि x बराबर 0 पर अगर मैं लिमिट निकालूं तो सबसे पहले तो मैं ये जान लेता हूं कि मान लीजिए एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो अगर इस पर मैं लिमिट जानना चाहता हूं किसी फंक्शन की, ठीक है, तो x बराबर 2 पर, तो मेरे पास दो तरह के मान होंगे, या तो मैं 2 से ज़्यादा वाले x की वैल्यू को इस फंक्शन में रखूँगा। जैसे कि 2 से ज़्यादा कौन कौन सी वैल्यू है, 3 4 5 6, ये सब क्या है, 2 से ज़्यादा वैल्यू है। या फिर मैं ऐसी वैल्यू लूँगा
2 से जो कम होगी, ठीक है, कम होगी, जैसे कि 1, -1, -5, -10, ये सब कौन सी वैल्यू है? 2 से कम की। तो जैसे ही मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास दो ही तरीके, या तो मैं 2 से ज़्यादा रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं ना, 2 से ज़्यादा रखूँगा, या फिर मैं 2 से कम रखूँगा, ठीक है। तो जो 2 से जो कम वाली लिमिट है उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा। और x की वो वैल्यू जो मैं 2 से बाद वाली ले रहा हूँ वो है RHL, मतलब दाएं पक्ष की सीमा। ठीक है, आया आपको समझ में? तो मान लीजिए कोई वैल्यू पर किसी x बराबर 2 पर मुझे इसकी लिमिट ज्ञात करनी है, तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं वो वैल्यू लूँगा जो 2 से ज़्यादा होगी, या मैं वो वैल्यू लूँगा जो 2 से कम होगी। तो जो 2 से कम वाली जो वैल्यू है उसे मैं कहूँगा बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू है उसे मैं राइट हैंड लिमिट कहूँगा। इससे पहले कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालें, उससे पहले हम जान लेते हैं कि इनको शो कैसे करते हैं। तो जब भी किसी फंक्शन के लिए बाएं पक्ष की सीमा निकालनी है, तो किसी नंबर पर, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 ले रखा है, x बराबर 2 पर बाएं पक्ष की सीमा निकालो, तो मैं उसको इस तरह लिखूंगा, 2 माइनस, ठीक है, क्या लिखूंगा? 2 माइनस, माइनस मतलब 2 से कम, ठीक है। तो ये है बाएं पक्ष की सीमा। और जब मुझे कोई कहे कि दाएं पक्ष की सीमा निकालो भैया, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 0, मतलब x 2 से ज़्यादा नंबरों के लिए अग्रसर है, या फिर x बराबर 2 से ज़्यादा वाली वैल्यू ली जा रही है। तो ये वाली लिमिट ही क्या होती है? अपनी राइट हैंड लिमिट होती है, मतलब दाएं पक्ष की सीमा। तो आपको इस प्रश्न के माध्यम से, मैंने प्रश्न को सॉल्व नहीं कराया, मैंने आपको ये बताया कि लिमिट्स कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ये बस एक उदाहरण था आपको बताने के लिए। तो दाएं पक्ष की सीमा क्या होती है? बाएं पक्ष की सीमा होती है 2, जैसे कि मैंने 2 लिया था, x बराबर 2, तो 2 से जितने भी कम वैल्यू मैं लूँगा, जैसे कि 2 से कम कौन कौन से वैल्यू होती है? 1, -1, 0, -5, ये सब 2 से कम वाली वैल्यू है। तो ये होती है दाएं पक्ष की सीमा। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और बाएं पक्ष की सीमा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये एक हमने क्वेश्चन लिया था, और हमने ये जाना था कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे उन्हें शो करते हैं, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि फलन की 2 तरह की सीमाएं होती है, एक तो बाएं पक्ष की और एक दाएं पक्ष की। स्टूडेंट्स, जब हम 2 से कम वाली वैल्यू लेंगे, जैसे कि इस दिए गए फंक्शन के लिए, ये काफ़ी बुरा दिख रहा है, थोड़ा सा ही लिख देता हूँ इसे। तो f(x) बराबर x + 2, ठीक है। तो जब मैं x एक तरफ आपसे मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जो 2 से कम है, किससे? 2 से कम। तो कम वाली वैल्यू के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और ज़्यादा वाली वैल्यू के लिए मैं टेबल बना रहा हूँ। किसकी टेबल बना रहा हूँ? fx और x की, ठीक है। इससे क्या है, आपको एक फ़र्क समझ में आएगा। तो सबसे पहले कम वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो x से कम वाली वैल्यू लो, 1, 0, -1, -2, -3, ठीक है। तो देखते हैं अपन क्या होता है। तो x बराबर 1 रखने पर 1 + 1 fx कितना आएगा? 1 रखने पर ही आएगा 3, 0 रखने पर आएगा 2, -1 रखने पर कितना आएगा? तो -1 रखने पर ये आएगा 1, कितना आएगा? 1, -2 रखने पर ये कितना आएगा? 0, और -3 रखने पर
ये कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये हमने x की वो वैल्यू ली है जो 2 से कम है। अब हम 2 से ज़्यादा वैल्यू लेके देखते हैं, जैसे कि 2 से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2, 3 रखते ही आएगा 5, 4 रखते ही आएगा 6, 5 रखते ही आएगा 7, और 6 रखते ही आएगा 9, और 7 रखते ही क्या आएगा, ये 6 रखते ही 9 थोड़ी आएगा, 6 रखते ही तो ये 6, 7, 8 आएगा, और 7 रखते ही कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से ज़्यादा अधिक वैल्यू के लिए मान मैंने लिख दिए हैं, और ये 2 से कम वैल्यू के लिए मैंने मान लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अपन ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे x 2 के करीब जाता है, x 2 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ, 2 की तरफ, तो fx भी किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जाने लग जाता है। ठीक है, और x बराबर 0 पर ये 2 fx भी किसके इक्वल हो जाता है, 2 के इक्वल भी हो जाता है। तो इन टेबल के माध्यम से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब x 2 की तरफ जाता है तो fx भी 2 की तरफ जाता है। किस तरफ से, लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड की तरफ देखते हैं, तो जैसे जैसे x राइट साइड से भी 2 के करीब जा रहा है, उसी तरह fx भी 2 के करीब आता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के लेफ्ट साइड की वैल्यू लो या राइट साइड की वैल्यू लो, हमें fx की लिमिट, अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो इसकी लिमिट हमें मिल जाएगी। फिलहाल मैं लिमिट नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि बस मैं आपको एक प्रकार समझाना चाहता हूँ कि लिमिट एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह की लिमिट बताई, एक तो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट और एक राइट हैंड वाली लिमिट। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं बस आपको परिभाषा, कुछ बेसिक्स और लिमिट्स कितने तरह की होती है, क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसे कैसे व्यक्त करते हैं, ये समझाना चाहता था, और मैंने आपको समझा दिया। और मैंने आपको कई वैल्यूज़ भी बता दी, और लिमिट्स के अंदर जो रिलेशन पाए जाते हैं, कितने प्रकार की टाइप्स पाए जाते हैं, वो भी हम आज सीख चुके हैं। इससे अगली वाली जो क्लास होगी अपनी, उसके अंदर हम ये इसके आगे बढ़ेंगे। हमारे जो प्रॉपर बैचेज हैं वो शुरू हो गए हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो इस कोर्स से संबंधित, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। या फिर जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, जो कलन आज शुरू किया है, फलन की सीमा, इससे संबंधित आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो कि लिमिट क्या है, लिमिट आपने कैसे डिफाइन की, या किसी तरह का कोई डाउट, कोई ग्राफ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर जो ये वीडियो है, इसके कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। तो ये थे इस कोर्स की जानकारी। हमारे जो बैचेज है वो शुरू होने वाले हैं, तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं, और ये सारी जानकारी आपको इस मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू।